हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन कवर करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 किंगडम मोनेरा। अपन किंगडम बाय किंगडम चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। आज अपन कवर कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। आने वाले लेक्चर्स में आपको किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया देखने को मिलेंगे। सो अभी अपन टॉपिक को मूव करते हैं। अपन को हर एक किंगडम में 5 पॉइंट्स देखने हैं। पहला हैबिटेट, दूसरा उसका स्ट्रक्चर, तीसरा न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन, पांचवा टाइप्स। ठीक है, तो क्या इस तरह से अपन किंगडम मोनेरा में 5 पॉइंट्स देखेंगे। उसी तरह से सक्सेसिव जो किंगडम्स होंगे उनमें वो पॉइंट्स अपन देखेंगे। किंगडम मोनेरा अपने अंदर किन किन ऑर्गेनिज्म को रखता है, तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। हालांकि ब्लू ग्रीन एल्गी को बैक्टीरिया के अंतर्गत ही यू बैक्टीरिया में पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है तो इसको मैंने अलग से लिख लिया है। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट जो अपना फर्स्ट फीचर है हैबिटेट उस पर। सो हैबिटेट में एनसीईआरटी की पहली लाइन है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर जगह पाए जाने वाले होते हैं, कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट एनसीईआरटी हमसे कहती है कि आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशियंस में, वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही कम जहां लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर सकती है वहां पर भी बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे आपको। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं, या तो बॉडी के अंदर रहेंगे जिनको एंडोपैरासाइट्स कहा जाता है, या तो बॉडी के ऊपर रहेंगे, एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है। आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक हैबिटेट का पूरा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं आपको समझा चुका हूँ। हर जगह प्रेजेंट होते हैं। आप समुद्र की गहराइयों में देख लें, आप स्नो में देख लें, आप डिजर्ट्स में जहाँ टेम्परेचर 50-60 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं समुद्र के अंदर जो वोल्केनिक इरप्शन का एरिया होता है वहाँ पर भी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के अबव रहता है। थर्मस एक्वाटिकस उसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह के बैक्टीरिया भी हमको देखने को मिलते हैं। तो इनका जो हैबिटेट होता है बहुत वाइड रेंज कवर करता है, मतलब हर कहीं देखने को मिलते हैं, कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमें फीचर्स पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर। तो किंगडम मोनेरा के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। एनसीईआरटी इसके बारे में एक लाइन लिखती है कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बिल्कुल, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। इसका स्ट्रक्चर देखने में बहुत ज्यादा सिंपल होता है, यूनिसेलुलर होता है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कई ऑर्गेनिज्म की ये जान ले लेता है, बहुत खतरनाक बीमारी कॉज कर सकता है, पैथोजेनिक नेचर का हो सकता है। इसलिए एनसीईआरटी ने इसको बोला है कि इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है हमारा शेप एंड साइज। तो साइज की बात की जाए तो जो बैक्टीरिया का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ये डाटा में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लेकर आया हूँ। अपन और डिटेल में जो बैक्टीरिया की सेल के बारे में है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। और शेप की बात की जाए तो बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो स्फेरिकल या कोकस की है, जो दूसरी कैटेगरी है रॉड शेप्ड बेसिलस की है, तीसरी जो कैटेगरी है वो कॉमा शेप्ड विब्रियम की है, और चौथी कैटेगरी है स्पाइरल स्पाइरलम की। सो इनको किस तरह से याद कर सकते हैं? कोकस में ओ देखने को मिल रहा है, और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी गोल गोल होता है। सो जो कोकस होगा वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर की तरह होगा। इसकी डायग्राम देख लें आप, तो डायग्राम से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कोकस का स्ट्रक्चर हो गया। बेसिलस जो होता है वो रॉड शेप होता है। बेसिलस में डबल एल आ रहा है तो एल रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। जो बेसिलस होता है वो रॉड शेप होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर भी बना देता है। ठीक है, कॉमा शेप की बात की जाए तो जो विब्रियो होता है वो कॉमा शेप होता है। इसके डायग्राम से देख लें आप, इसको सीधा रटना है। इसको कोई ट्रिक, इसकी ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में पढ़ेंगे तो ट्रिक्स को याद करने की एक अलग हेडेक हो जाएगी आपकी। और स्पाइरलम की बात की जाए तो स्पाइरल स्ट्रक्चर का होता है। स्पाइरल मतलब लहराता हुआ। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखेगा तो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है। इसके दोनों एंड्स पर आपको फ्लैजेला देखने को मिल रहे होंगे। तो बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए फ्लैजेला भी पाए जाते हैं जिनमें 9+0 अरेंजमेंट होता है, वो अपन आगे देखेंगे। तो ये शेप आपको क्लियर हो गए होंगे। जनरली 4 तरह के बैक्टीरिया में शेप पाए जाते हैं। पहला जो है स्फेरिकल जिसका एग्जांपल है कोकस, दूसरा है रॉड शेप जिसका एग्जांपल है बेसिलस, तीसरा है कॉमा शेप जिसका एग्जांपल है विब्रियम, चौथा है स्पाइरल शेप जिसका एग्जांपल है स्पाइरलम। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, ये जो डाटा है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। ये अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से उठाकर लाए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सारा डाटा दिया हुआ है। बैक्टीरिया में ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में ये डाटा दिया हुआ है। आउट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस, आउट ऑफ एनसीईआरटी ये डाटा नहीं है, तो इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया की सेल या प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो उसमें अपन को सबसे पहला स्ट्रक्चर देखना है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर की लेयर इसकी होती है ग्लाइकोकेलेक्स, फिर लेयर आती है जो है वो सेल वॉल, और तीसरी लेयर जो होती है सबसे अंदर की तरफ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जनरली आपको पता होगा कि किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके बाहर उसकी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर होती है, इसको ग्लाइकोकेलेक्स कहा जाता है। ग्लाइकोकेलेक्स स्लैम लेयर के फॉर्म में भी हो सकती है, कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकती है। जब ये स्लैम लेयर के फॉर्म में होगी तो लूज एंड थिन होगी और हेल्प करेगी अटैचमेंट में। ऑब्वियस सी बात है, लूज एंड थिन चिपचिपी सी होगी, अटैचमेंट में हेल्प करेगी। कैप्सूल की बात की जाए तो कैप्सूल टफ एंड हार्ड होता है, हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, जो स्ट्रक्चर टफ एंड हार्ड होगा वो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा और बैक्टीरिया को पैथोजेनिक नेचर भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट जो है वो सेल वॉल है। तो सेल वॉल में अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, बहुत मजबूत सेल वॉल होती है इनकी। और ये किसका पॉलीमर होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन, नाग एंड नाम का, N-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और N-एसिटाइल म्यूटामिक एसिड।
नेक्स्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो या फंजाई की हो, किसी की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, सबका स्ट्रक्चर सेम रहता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, जिसमें लिपिड का जो कंपोजिशन होता है वो 40% होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं उनका कंपोजिशन 52% होता है। आई होप कि यहाँ तक का आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें देखना है वो सरफेस स्ट्रक्चर है, जिनमें 3 तरह के सरफेस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला है फ्लैजिला, दूसरा है पिलाई, तीसरा है फिम्बरी। फ्लैजिला जो होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, हेल्प करता है मूवमेंट में। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और दोनों में ही जो फ्लैजिला का काम होता है वो मूवमेंट का होता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो पिलाई। पिलाई लार्ज इन साइज होती है, लेस इन नंबर होते हैं, ट्यूबुलर शेप होते हैं और हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर स्ट्रक्चर जो ट्यूबुलर शेप के होते हैं वो रिप्रोडक्शन में ही हेल्प करते हैं, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा फिम्बरी। फिम्बरी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि स्मॉल इन साइज होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं, ब्रिसल से। ब्रिसल से मतलब झाड़ियों की तरह, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने झाड़ी देखी होंगी, आपने फाइब्रस रूट्स देखी होंगी, तो ये स्ट्रक्चर किस में हेल्प करेगा? ऑब्वियसली बात है अटैचमेंट में हेल्प करेगा। फिम्बरी और प्लाई को अपन को कंपैरिजन करके पढ़ना है। जो प्लाई होती है वो लार्ज इन साइज होती है, जो फिम्बरी होती है वो स्मॉल इन साइज होती है। जो प्लाई होती है वो लेस इन नंबर होती है, फिम्बरी मोर इन नंबर होती है। प्लाई का जो शेप होता है वो ट्यूबुलर शेप का होता है, और जो फिम्बरी होती है वो ब्रिसल शेप होती है। प्लाई का काम क्या है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, और फिम्बरी का काम क्या है? अटैचमेंट में हेल्प करना। तो इस तरह से कंपेरिजन करके आप प्लाई और फिम्बरी को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमें बैक्टीरिया की सेल में देखने को मिलता है वो होता है मेसोजोम्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है उसके एक्सटेंशन से अपन को स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मेसोजोम्स आता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, जिसका काम होता है हेल्प इन रेस्पिरेशन। समझ रहे हो? यूकैरियोटिक सेल में अपन को माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में अपन को माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मेसोजोम देखने को मिलता है। उसी तरह से अपन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि होता है क्रोमेटोफोर्स। अपन को यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट की जगह क्रोमेटोफोर्स होता है, जिसका काम सेम होता है बिल्कुल, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो ऑब्वियसली बात है जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्रोमेटोफोर्स पाया जाएगा, जिसका एग्जांपल हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास कौन सा स्ट्रक्चर जरूरी है होना? क्रोमेटोफोर्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से सेल मेम्ब्रेन ने एक्सटेंशन करके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तरह स्ट्रक्चर बनाए हैं, जिनको मेसोजोम्स और क्रोमेटोफोर्स रेस्पेक्टिवली कहा जाता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी का जो पॉइंट है वो है जीनोमिक डीएनए को लेकर। तो जो जीनोमिक डीएनए या बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो हैप्लॉइड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह का कुछ डीएनए इनको देखने को मिलता है। इस तरह से जेनेटिक मटेरियल इनका सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और हैप्लॉइड होता है, एन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्लाज्मिड को लेकर है। तो जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है। डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन जीनोमिक डीएनए होता है वो भी डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है वो भी डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है। इनमें याद करने वाले पॉइंट्स ये हैं कि ये जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है और इसके पास एबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेट करने की। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और जो प्लाज्मिड है उसका ज्यादातर यूज अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, जब फॉरेन डीएनए को लिंक करके किसी ऑर्गेनिज्म में डाला जाता था, उसमें प्लाज्मिड्स का यूज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड नीचे दिए हुए हैं। पहला है आर प्लाज्मिड, आर फॉर रेजिस्टेंस। तो ये जो है एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। दूसरा प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड, टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये बैक्टीरिया को पैथोजेनिक नेचर देता है किसी ऑर्गेनिज्म में ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट जो प्लाज्मिड है वो एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। प्लाई के थ्रू ये जो प्लाज्मिड है वो एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। उसके बाद अपन देखते हैं लास्ट प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिंग प्लाज्मिड, ये जो कि स्यूडोमोनास प्यूट्रिडा में पाया जाता है। इसका यूज क्या होता है? यदि समुद्र में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो शिप्स होते हैं कभी कभी उनका ऑयल जो होता है समुद्र की सरफेस में फैल जाता है, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? स्यूडोमोनास प्यूट्रिडा। इसके पास एक प्लाज्मिड होता है डिग्रेडेटिंग प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड होता है इस बैक्टीरिया को ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड कराता है कि समुद्र की सतह पर फैला हुआ जो ऑयल है उसको साफ कर दीजिए बैक्टीरिया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। तो जनरली नेचर में दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। पहले अपन ऑटोट्रॉपिक में देख लेते हैं। मोनेरा की बात की जाए तो दुनिया में जितने भी प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है वो सारा का सारा मोनेरा में देखने को मिलता है। तो ऑटोट्रॉपिक में देख लेते हैं, मोनेरा में कीमो ऑटोट्रॉफ भी देखने को मिलता है और फोटो ऑटोट्रॉफ भी देखने को मिलता है। कीमो ऑटोट्रॉफ वाहिद एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो सिर्फ मोनेरा में देखने को मिलता है और किसी किंगडम में ये न्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलता। कीमो ऑटोट्रॉफ में असल में होता क्या है, जो बैक्टीरियाज होते हैं जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसका यूज अपने भोजन बनाने में करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसमें क्या पॉइंट लिखे हुए हैं? गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन करेंगे, उससे एनर्जी निकालेंगे, उससे जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का यूज करेंगे अपना भोजन बनाने में। इसके कुछ एग्जांपल हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिक, SCBC।
ठीक है। नाइट्रोसोमोना नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिक, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन आ जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स में। जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो दो तरह का फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, एक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, एक एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनके पास क्लोरोफिल ए भी होता है, फोटोसिस्टम सेकंड भी होता है, और हाइड्रोजन डोनर उनका वाटर होता है। वाटर जब हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो वाटर का स्प्लिटिंग होगा, और वाटर की स्प्लिटिंग के लिए अपन को फोटोसिस्टम सेकंड की जरूरत है और क्लोरोफिल ए की जरूरत है। और ऑब्वियस सी बात है, जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो बाई प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन मिलेगा। इसके कुछ एग्जांपल हैं, डिफरेंट किंगडम्स में अपन देखते हैं कौन कौन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। फॉर एग्जांपल किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए तो प्लांट्स के जो एंसेस्टर थे जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये लोग क्या होते हैं, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। यूग्लिना की बात की जाए तो जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेता है, जब सनलाइट एब्सेंट होती है तो ये प्रेडेशन शो करता है। और प्लांट किंगडम की बात की जाए तो पूरा का पूरा प्लांट किंगडम जो होता है वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट होता है। अब नेक्स्ट जो फोटोसिंथेसिस है वो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, जिसमें अपन को हाइड्रोजन डोनर H2S देखने को मिलता है, और बाई प्रोडक्ट ऑब्वियस बात है सल्फर होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन डोनर क्या है, H2S है। इसके कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आई होप कि यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, एनसीईआरटी की सारी लाइन निकाल कर लेकर आया हूँ आपको। पूरी एनसीईआरटी एक चार्ट के फॉर्म में या बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में एनसीईआरटी में आपको दे रहा हूँ। सो जिस किसी को भी इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए है तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो इसमें 3 तरह का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, एक पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, तीसरा सिम्बायोटिक। ठीक है। पैरासिटिक क्या होता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रह सकते हैं और डिसीज कॉज करते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब डेड ऑन डिके मैटर पर ये ग्रो करेंगे और उन्हीं पर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं पूरा। मतलब जनरली ये सेप्रोफिटिक वाले क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। सिम्बायोटिक की बात की जाए तो उसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, जो कि सिम्बायोसिस करता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, उनमें नाइट्रोजन फिक्स करके। और जो फ्रैंकिया है वो फिक्स करता है नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में, और ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोसिस शो करता है। तो 2 एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, राइजोबियम लेग्यूमिनस और फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस। काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स करना। तो आओ अब एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, किसी भी किंगडम को देख लो आप, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यदि किसी किंगडम में देखने को मिलेगी तो वो होगा मोनेरा। बैक्टीरियाज में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या कहती है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बना रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जिनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। अब ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और कीमो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक। बिल्कुल सही बात है, आपने मान लिया 100 बैक्टीरिया दुनिया में प्रेजेंट है, तो 100 में से 90 जो बैक्टीरिया होंगे वो हेटेरोट्रॉपिक्स होंगे, और इन 90 बैक्टीरिया में भी 80 जो बैक्टीरिया होंगे वो डिकम्पोजर्स होंगे या सेप्रोफिटिक होंगे। डिकम्पोजर या सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और नेचर में न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन हमें समझ में आई कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स है, दैट इज दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आई होगी। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन। तो मोनेरा में कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जनरली एक सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन मोनेरंस में देखने को मिलता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ये फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड करते हैं तो बाइनरी फिजन शो करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन में डिवाइड करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन शो करते हैं। तो फिजन में एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस करता है फिजन के द्वारा। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की एक सेल होती है जो जनरली डिवाइड कर एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इक्वल साइज की सेल्स बनती हैं दोनों। मेनली जो डिवीजन का मेथड होता है बैक्टीरिया में वो बाइनरी फिजन ही होता है। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उन अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया की जो सेल होती है ये रिड्यूस होकर एक छोटा सा स्पोर बना लेती है। जब अगेन फेवरेबल कंडीशन वापस आती है तो ये छोटा सा स्पोर ग्रो करके बैक्टीरिया की सेल बना लेता है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में किस तरह से बैक्टीरिया स्पोर में कन्वर्ट होता है, फिर फेवरेबल कंडीशंस आने पर बैक्टीरिया अगेन सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर का मतलब ये है कि बहुत पुराना मेथड इनमें पाया जाता है डीएनए ट्रांसफर का, जिसमें जो प्लाई आपने पढ़ी होगी, प्लाई स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया की सेल ये है, दूसरे बैक्टीरिया की सेल ये है, इसमें एफ प्लाज्मिड होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ये प्लाई के थ्रू जाता है दूसरे बैक्टीरिया के अंतर्गत। तो ये क्या हुआ, ये इन्होंने डीएनए ट्रांसफर किया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में
अब इसमें क्या हुआ कि जो भी प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में गया है तो इस बैक्टीरिया में भी अब क्या होगा, वो फीचर्स आ जाएगा जो भी डीएनए प्लाज्मिड के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में गया है। तो ये होता है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ठीक है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है कि डिवाइडिंग बैक्टीरियम। तो इस तरह का कोई डायग्राम यदि आपके पास आता है तो आपको ये पहचानना होगा ये किस चीज़ का डायग्राम है, तो ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया का डायग्राम है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ मोनेरा। तो एनसीईआरटी में दो तरह के मोनेरेंस दिए हुए हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, एक दूसरा दिया हुआ है यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स एनसीईआरटी ने दी हुई है, जिसमें पहली लाइन है कि दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में, हॉट स्प्रिंग में, मार्ची एरियाज में। तो एनसीईआरटी ने बताया है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर जाते हैं। उसके कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। तो पहला दिया हुआ है एक्सट्रीम साल्टी एरिया। एक्सट्रीम साल्टी एरिया मतलब बहुत ज़्यादा खारा पानी। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो जो पूरा जो एरिया होता है वो साल्टी एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं उनको हेलोफाइल्स बोला जाता है। जनरली अदर लाइफ फॉर्म वहाँ देखने को नहीं मिलती। तो जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में पाए जाएंगे उनको हेलोफाइल्स बोला जाएगा। जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे, समुद्र के अंदर कई जगह वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, उस वॉल्केनिक इरप्शन के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के अबव निकल जाता है। तो वहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाता है, थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर पर, एसिडो मतलब हाई पीएच पर। तो जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर एंड हाई पीएच पर सर्वाइव कर पाता है वो होता है थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्मो फॉर टेम्परेचर, एसिडो फॉर पीएच एंड फाइल्स मतलब सर्वाइव करने वाला। मार्ची एरिया की बात की जाए तो उनमें मेथनोजन, एम फॉर मार्ची एरिया, एम फॉर मेथनोजन्स। तो मेथनोजन्स कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, अधिक मीथेन जहाँ पर पाई जाएगी, मीथेन का कंसंट्रेशन इन एरिया में बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ मेथनोजन्स पाए जाते हैं। तो आई होप कि इस कंसेप्ट आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा कि मार्ची एरिया में मेथनोजन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इस लाइन को जितना इंपॉर्टेंट लिखा जाए उतना कम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है सर कि आर्की बैक्टीरिया डिफर करता है यू बैक्टीरिया से। किसके बेस पर, सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेस पर। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग तरह की होती है, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग तरह की होती है। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये इसको एक एबिलिटी प्रोवाइड कराती है हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए। साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन है कि दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव कर पा रहा है, उसका सीधा सीधा रीजन था उसका सेल वॉल स्ट्रक्चर। आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एनसीईआरटी हमसे कहती है कि मेथनोजन्स आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल ruminants such as cows, buffaloes and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animal। इस लाइन में एनसीईआरटी हमसे यही कहना चाह रही है कि जो मेथनोजन्स होते हैं ये हाई मेथेन कंसंट्रेशन वाली जगह पर पाए जाते हैं। तो हाई मेथेन कंसंट्रेशन कहाँ पाया जाता है, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स। सो काउ एंड बफेलो रूमिनेंट्स होते हैं और इनकी गट में भारी मात्रा में गोबर पाया जाता है। जो डंग या गोबर होता है उसमें मेथेन का कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है। तो जो मेथनोजन्स होते हैं जो मेथेन वाली जगह पर पाए जाते हैं और ये गोबर से मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो साफ साफ लिखा है प्रोडक्शन ऑफ मेथेन या बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल। बिल्कुल सही है। तो मेथनोजन्स हाई मेथेन कंसंट्रेशन वाली जगह पर पाए जाएंगे, जिसका एग्जांपल है गोबर। तो गोबर गैस प्लांट में भी जो गोबर होता है जिससे गैस अपन बनाते हैं बायोगैस, तो उसमें भारी मात्रा में मेथनोजन्स को डाला जाता है जो गोबर से अपन को बायोगैस बनाकर देते हैं। तो बायोगैस जो होती है उसमें मेन कंपोजिशन मेथेन गैस का रहता है। तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर यू बैक्टीरिया दिया हुआ है। जनरली एनसीईआरटी का जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसने यू बैक्टीरिया को 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली क्लास है फोटो ऑटोट्रॉप्स की, दूसरी है कीमो ऑटोट्रॉप्स, तीसरा है हेटरोट्रॉप्स, चौथा है माइकोप्लाज्मा। सो सबसे पहली क्लास अपन देखते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी ने साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा है और इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स की तरह। अब इनके पास क्लोरोफिल ए क्यों पाया जाता है, यदि आपको फोटोसिंथेसिस करनी है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आपको क्लोरोफिल ए भी चाहिए और फोटोसिस्टम सेकंड भी चाहिए। क्यों, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग के लिए ये दोनों आवश्यक होते हैं। क्योंकि आपके पास जब फोटो सिस्टम सेकंड और क्लोरोफिल ओ होगा तभी वाटर की स्प्लिटिंग हो पाएगी। जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तभी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन निकल पाएगी और वाटर हाइड्रोजन डोनर की तरह बिहेव कर पाएगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान आपको ऑक्सीजन को रिलीज करना है तो आपके पास क्लोरोफिल ए और फोटो सिस्टम सेकंड होना लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो एनसीईआरटी आगे लाइन में कहती है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक फिलामेंट के फॉर्म में भी हो सकता है और वो कॉलोनी के फॉर्म में भी रह सकता है। जब कॉलोनी के फॉर्म में रहेगा तो उसमें एक जिलेटिनस की कवरिंग पाई जाएगी। नेक्स्ट लाइन की एनसीईआरटी की, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीज। तो जो कॉलोनीज होंगी उनके चारों तरफ क्या पाया जाएगा, कॉलोनीज के चारों तरफ जिलेटिन की कवरिंग पाई जाएगी। नेक्स्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है, साइनोबैक्टीरिया आर फ्रेश वाटर, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, समुद्री वाटर में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम्स को समझ लेते हैं, ब्लूम्स क्या होता है। जनरली जिस वाटर बॉडीज में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं
तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं, जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो कर जाते हैं इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए। जनरली फॉस्फोरस जिस वाटर में अधिक मात्रा में होता है वहाँ पर ये ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं और अदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, और उस वाटर बॉडी में डिजॉल्व जो भी ऑक्सीजन होती है उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। उस ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाने से जो उस वाटर बॉडीज में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके जीवन पर खतरा आ जाता है, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। सो जो ब्लूम्स होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में देखने को मिलते हैं। किनके द्वारा बनाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा बनाए जाते हैं। इनका नंबर बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली ग्रो कर जाता है उन ब्लूम्स में, और जो उस वाटर बॉडीज में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके जीवन को खतरा हो जाता है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन ब्लूम्स का आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। एग्जांपल दिया है नोस्टॉक एंड एनाबीना। तो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी इनके एग्जांपल में आते हैं नोस्टॉक एंड एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना भी आते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन अपन को यहाँ पर समझनी है कि एनसीईआरटी ने बोला है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। उन स्ट्रक्चर को या उन सेल को क्या बोला जाता है? हेटेरोसिस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अपन डायग्राम से समझते हैं कि ये एक नोस्टॉक का डायग्राम दिया हुआ है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ नोस्टॉक, यहाँ पर देख लो, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है। इस पर दो तरह की सेल आपको दिख रही होंगी, एक ये वाली सेल, एक ये सेल। तो ये वाली जो सेल्स है ये नॉर्मल सेल है, ये जो सेल्स है ये हेटेरोसिस्ट है। और हेटेरोसिस्ट सेल्स एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम चलता है। ये केवल एक ही चीज के लिए बनाई जाती है, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। तो यही एनसीईआरटी की लाइन है कि सम ऑफ दीज, तो यू बैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स जो कि साइनोबैक्टीरिया कहे जाते हैं, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट नाम की एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिसका काम क्या होता है, या एक फैक्ट्री मान लो, तो इस फैक्ट्री के अंदर, इस कमरे के अंदर क्या काम चल रहा है? केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम चल रहा है और कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो नेक्स्ट जो क्लास पढ़नी है हमें वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। एनसीईआरटी में इसमें क्या लिखा हुआ है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे अपनी एटीपी बना लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। तो इससे इनका खर्चा चल जाता है। फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उससे ये क्या रिलीज कराते हैं? नाइट्रोजन को फ्री करा देते हैं, फॉस्फोरस को फ्री करा देते हैं, आयरन एंड सल्फर को फ्री करा देते हैं। इसके थ्रू ये क्या करते हैं? रिसाइकलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब याद कैसे करना है इनको? तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, फॉस्फोरस होता है 15, सल्फर होता है 16। तो सीधा सीधा हो गया 14, 15, 16, और 16 में 10 ऐड करोगे तो हो जाएगा 26। तो आयरन कितना होता है? 26। तो 14, 15, 16 एंड 26, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया सल्फर, ये हो गया आयरन। नेक्स्ट जो क्लास हमें पढ़नी है वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं पीछे भी आपको समझा चुका हूँ। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो मान लिया कि 100 अपने पास बैक्टीरिया है, 100 बैक्टीरिया में 90 क्या होंगे? अपने पास हेटेरोट्रॉपिक होंगे, और 90 में अभी 80 बैक्टीरियाज क्या होंगे? डिकम्पोजर्स होंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं 3 जगह पर। कहाँ कहाँ पर? मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से जब आपको दही बनाना होता है तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का यूज होता है। दूसरा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का यूज कहाँ होता है? जब हम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही है जो अपन को डिसीज देता है। जिसके पास पैथोजेनिक नेचर होता है वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। तो उसी के ऊपर एंटीबायोटिक्स का एक्सपेरिमेंट होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में कौन हेल्प करेगा हमको? इनडायरेक्टली हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तीसरा जो होता है फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स रूट्स। इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। इसका एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम एक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्स करता है लेग्यूम्स की रूट में। अब आपको लगेगा कि यार ब्लू ग्रीन एल्गी था, ये भी नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था। यार ब्लू ग्रीन एल्गी अपने ही अंदर नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, और जो राइजोबियम है ये एक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, दूसरे के अंदर जाकर नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के यूज है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो इसमें आपको हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया लगाना पड़ेगा। उसी तरह से एंटीबायोटिक्स में भी पूछ सकता है, तो भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपको लगाना पड़ेगा। और उसी तरह से फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यूमिनस रूट्स एग्जांपल दे देगा आपको राइजोबियम, और आपसे ये पूछ सकता है राइजोबियम किस तरह का बैक्टीरिया है, तो आपको हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया लगाना पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल एंड पेट्स। तो ऑब्वियस बात है, बैक्टीरिया जो होते हैं ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट करते हैं, फसलों को भी खराब करते हैं, फार्म एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं, और पेट्स को भी अफेक्ट करते हैं। एनसीईआरटी ने इनकी कुछ डिसीज दी हुई है, अपन उसके जो पॉजिटिव एजेंट्स है वो लेकर आए हुए हैं। एनसीईआरटी में ये पॉजिटिव एजेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर आया हुआ हूँ, क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली डिसीज एनसीईआरटी ने दी हुई है कोलेरा। तो ये किसके थ्रू होती है? ये विब्रियो कोलेरा की थ्रू होती है। दूसरी डिसीज है टाइफॉइड, जो कि साल्मोनेला टाइफी से होती है।
जो टिटेनस डिसीज है इसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम टिटेनी, और चौथी डिसीज है सिट्रस कैंकर जिसका कॉजेटिव एजेंट है जैंथोमोनास। तो ये कॉजेटिव एजेंट्स आपको याद होने चाहिए और ये डिसीज एनसीईआरटी में दी हुई है। और लास्ट लाइन लिखी हुई है, दीज आर वेल नोन डिसीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। सारे के सारे ये बैक्टीरिया हैं जो डिफरेंट टाइप की डिसीज कॉज कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसको जितना इंपॉर्टेंट लिखा जाए उतना कम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार पीवाईक्यू में से क्वेश्चन बने हुए हैं। इसकी 3 लाइनें दी हुई हैं एनसीईआरटी में, तीनों की 3 लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली लाइन माइकोप्लाज्मा में दी हुई है कि द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट आर कंप्लीटली लैक सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, बिना सेल वॉल का बंधा होता है। इसकी आउटर सरफेस केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ प्रॉपर शेप इसमें नहीं देखने को मिलता। तो इसको जोकर ऑफ प्लैंक्टनम भी कहा जाता है क्योंकि ये कोई भी शेप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपको आ सकता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो एग्जांपल में आपको माइकोप्लाज्मा दिखेगा, तुरंत आपको माइकोप्लाज्मा मार देना है क्योंकि एनसीईआरटी का डायरेक्ट पॉइंट है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मैंने हाईलाइट किया है ऑलरेडी, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी का है कि मैनी माइकोप्लाज्मा, मैनी को हाईलाइट कर दिया मैंने यहाँ पर क्योंकि ऑल नहीं लिखा हुआ है, मैनी लिखा हुआ है। तो मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर एनसीईआरटी हमें क्या बताना चाह रही है कि ऑल माइकोप्लाज्मा नहीं, मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक नेचर शो करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। मतलब प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी बना हुआ है कि माइकोप्लाज्मा केवल प्लांट्स को अफेक्ट करता है एनिमल्स को, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको रटे हुए होना चाहिए। समझने वाला तो कुछ इसमें चांस ही नहीं है, आपको डायरेक्ट रटे हुए होना चाहिए। कंप्लीटली लैक सेल वॉल मतलब माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स मतलब माइकोप्लाज्मा, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन मतलब माइकोप्लाज्मा। कैन सर्वाइव लिखा हुआ है तो कैन सर्वाइव मतलब ये फैकल्टेटिव एनारोब है। क्या है ये? कैन सर्वाइव मतलब फैकल्टेटिव एनारोब। जब यदि ऐसी कोई कंडीशंस बनेगी कि ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करना पड़ेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेगा। तो इसको इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन के लिए कि फैकल्टेटिव एनारोब। तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू का स्लाइड आ चुका है, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। यदि इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए है तो वो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।